जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th की बायोलॉजी में अभी तक हमने नर जनन तंत्र को खूब अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आइए देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के पहले बेसिक को इससे पहले वाले में मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब थोड़ा और उसमें समझ लेते हैं, फिर इसके बाद और फिर किताबी भाषा लिखवा कर आपका पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। बस ये जान लीजिए कि इसमें बहुत किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। आप जो जानते हैं उसी में बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम किताबी भाषा से अगर करें ना तो हम सही जानकारी पा जाएं। बस हम सही जानकारी से दूर हट जाते हैं, कहीं न कहीं शर्म महसूस करके फिर हम इसको पूरा पा नहीं सकते। तो जान लीजिए कि शर्म को दूर करके अगर पढ़ाई कर लिए तो समझ लीजिए कि ये आज नहीं आगे आने वाले समय में भी आपको काम देने वाला है। ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे नर जनन तंत्र को खूब अच्छी तरीके से समझे हो, मादा जनन तंत्र को भी समझो। मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग जो होता है, ये मुख्य अंग ये ऐसे कुछ होता है। ठीक है ना। ये होती है, इसको कहते हैं मुख्य जनन अंग। यहां से क्या होता है, ये होती है, यहीं पर बनती है क्या, अंडा यहीं पर बनती है। तो हम मुख्य जनन अंग को समझते हैं। मुख्य जनन अंग में सबसे पहले हमारा है अंडाशय। अंडाशय क्या करता है, ये है अंडाशय, इसको क्या कहते हैं, अंडाशय यानी ओवरी, है ना। यही है, यहीं पर अंडा बनता है। अंडा और स्पर्म यही दो मुख्य जनन अंग हैं, यही मुख्य जनन अंग हैं। इन्हीं से ही सब कुछ होता है। बाकी योनि शिश्न ये एक मार्ग होता है, ना कि मुख्य जनन तंत्र होते हैं। इसको हमेशा दिमाग में रखे रहना। तो अब इससे पहले वाले मैंने बेसिक बता दिया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अंडा अगर इसमें बना है तो एक महीने यानी एक सप्ताह पूरा इसको बनने में लगता है। एक सप्ताह ये बनेगा तो एक सप्ताह पूरा खाली होने में इसका लगेगा। अगर इस महीने में अब की बार अंडा इसमें बना है तो अगले महीने में ये बनेगा। अगर ये बन रहा है, ये निकल रहा है बाहर, तो ये फिर बनना चालू होगा। अगर ये निकल रहा है बाहर तो ये बनना चालू होगा। इसी प्रक्रम में हर महीने ये बदलता रहता है। समझ गए। तो इसका कार्यकाल जैसे भी होता है सब समझा रहा हूं। बस बिल्कुल जीरो से आप समझ लीजिए कि अगर अंडा ये बन रहा है इसमें तो अगले महीने में ये बनेगा। ठीक है ना। अंडा बनने का 28 दिन गैपिंग होती है। 28 दिन के बाद यानी हर महीने अंडा का इस बाहर निकलना यानी मासिक चक्रण का होना 28 दिन होता है। 28 दिन के बाद यानी हर साल, साल में 28 महीना यही सॉरी 12 महीना ये हो गया, और 2 दिन 3 दिन ये सब जोड़ के यानी हर साल 13 चक्रण होने चाहिए। तो जान लीजिए आप स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से अच्छे हैं। ठीक है ना। ये चक्रण आपका 13 होना चाहिए, सब हम बता रहे हैं। फिर ये हमारी ओवरी, ये आज इस महीने में मान लीजिए 28 दिन का ये होता है और 28 दिन का ये, अगर ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है तो इसमें फिर जाकर ये बनेगा, इसमें जाकर फिर बनेगा धीरे धीरे। ठीक है ना। इसको ध्यान देना। फिर अंडवाहिनी, अंडवाहिनी क्या होता है, यही है अंडवाहिनी, इसे कहते हैं फालोपियन ट्यूब। इसे क्या कहते हैं, फालोपियन ट्यूब। अब यही सब करता है, ले जाता है ले आता भी है। ठीक है ना। यही ले जाने वाला और ले आने वाला है। देखिए मैंने पुरुषों में बताया था नसबंदी, क्योंकि उसमें नस होती है इसलिए उनमें होती है नसबंदी, और इसमें होती है नलबंदी, क्योंकि ये नाल होती है, फालोपियन ट्यूब होती है, ट्यूब यानी नाल होती है। तो ये नाल क्या होता है, इसको यहाँ वहां पर नस काटी जाती है और यहाँ पर गांठ दिया जाता है। ये दोनों ध्यान देना, वहां यहाँ पर काटा नहीं जाता, इसको गांठ दे दिया जाता है। जब गांठ दे दिया जाएगा दोनों में इसको, तो ये जो यहाँ से अंडा है ये बाहर जाएगा ही नहीं। जब ये बाहर जाएगा नहीं तो हमारे पास उत्तेजना आएगी ही नहीं। जब उत्तेजना बंद हो जाएगी तो फिर हम सारा जनन की प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। समझ गए ना। फिर अगर जनन की प्रक्रिया बंद है तो यही फालोपियन ट्यूब में एक गांठ बांध देते हैं। ठीक है ना। इसको समझ जाना।
फिर इसके बाद ये अंडवानी समझ गए, है ना, फॉलोपियन ट्यूब को। इन दोनों में कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही इतना ध्यान देना कि अंडा बनता है और फिर अंडवानी से बाहर निकलता है या ये दूसरे में जाकर बनता है, ये एक मार्ग होता है। समझ गए इस बात को, है ना। अब फिर इसके बाद मासिक चक्रण, इसको पूरी तरीके से समझना। ये क्या है, अंडाणुओं का निर्माण करता है। एक बात जान लेना, 7 दिन पूरा अंडा बनता है। क्या होता है, 7 दिन अगर इसमें बन रहा है तो ये अंडा इसमें जान लीजिए 7 दिन पूरा बनेगा। कितने दिन, 7 दिन पूरा बनेगा। 7 दिन के बाद अब कुछ अंडा यहीं पर इंतजार करते रहते हैं, कुछ अंडा यहीं पर इंतजार करते रहते हैं। किसका, स्पर्म का। स्पर्म का 7 दिन के बाद इंतजार करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर गर्भधारण करना है तो इन 7 दिन के बाद फिर ये आराम से हो जाती है। इस समय गर्भधारण की संभावनाएं इस सब जब दूसरे सप्ताह होती है, दूसरे सप्ताह होती है, जब दूसरे सप्ताह होती है तो ये क्या होती है, लगभग 80 से 90% ये होती है। अच्छा एक बात और, एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर क्या पहले हफ्ते में गर्भधारण की संभावनाएं बन जाती हैं? देखिए इसमें 3 कंडीशन होते हैं। देखिए एक किताबी भाषा अलग है, अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए आप बेसिक इनके डॉक्टर से जाकर सलाह ले सकते हैं, है ना। और पहले महीने में यानी सॉरी पहले हफ्ते में गर्भधारण की संभावनाएं लगभग लगभग 95% नहीं होती, ठीक है ना, 95% नहीं होती। अब इसमें चूंकि ये पीरियड का बनना हो रहा है, अब अंडा का बनना हो रहा है, तो इसमें संभावनाएं, अगर इस समय निषेचन की क्रिया होगी, आपके अंदर जो जनन की क्रियाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, ये कहीं ना कहीं समस्या में भी आ सकते हैं। क्योंकि इस समय ऐंठन और दर्द का कारण बहुत बना रहता है। यहाँ पर यहाँ जनन की प्रक्रिया, निषेचन की क्रिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब आप जान लीजिए स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो यहाँ से आपके जनन की प्रक्रिया अगर हुई पहले हफ्ते में तो आप कहीं ना कहीं जब मानसिक से लेकर शारीरिक संतुलन खो सकते हैं, तो ये जान लेना, ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर दूसरे सप्ताह के बाद फिर जब तीसरा सप्ताह आ जाता है, तीसरे सप्ताह में भी यही प्रक्रिया होती है, बस इसमें इसमें आ जाता है 40 से 80% तक इसमें प्रेगनेंसी का धारण करना होता है। ये 40% उम्मीद होती है। फिर जब इसके बाद चौथा सप्ताह आता है, अब चौथा सप्ताह में यहाँ के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, जो अंडा बनना बंद हो जाता है। अब क्या करेगा, अब यहाँ पर यहाँ की जो थी ये तो खुली है, अगर इधर चली गई स्पर्म तो जान लीजिए गर्भधारण हो सकती है। अगर इधर ही चली गई, जहां ज्यादा संभावना है जिस साइड पीरियड का होता है उसी साइड जाने की होती है ना। तो अगर इस साइड चली गई तो समझ लीजिए भैया नहीं होना है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। लगभग 0 से 10% संभावनाएं चौथे परसेंट में होती है, उस चौथे सप्ताह में होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। फिर इसके बाद अब देखिए अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। कहाँ होता है, अंडाशय में, और ये 7 दिन में होता है, 7 दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बची रहेगी वो स्पर्म का इंतजार करती रहती है कि आइए हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये 28 दिन का होता है। पहले हफ्ता में अंडाशय से अंडा बनती है और दूसरे हफ्ते में ये स्पर्म का इंतजार करती है, ठीक है ना, समझ गए। फिर इसके बाद अब लगभग 28 दिन के बाद, वही जैसे बताया 28 दिन के बाद जब कोई इसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया नहीं होनी चाहिए, अगर आप अपने आप को सुरक्षित और मानसिक संतुलन सही चाहते हो तो, ठीक है ना। ये ज्यादातर मानसिक संतुलन है फिर खराब होती है, फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर ये मूड पटकनी हो जाती है, फिर बहुत क्रियाएं हो जाती हैं। फिर कई तो बस छोटी छोटी बात में अपने छोटे बच्चे या बड़े बच्चे को उठा के चिमटा फुकनी जो भी पाते हैं वही से मार देते हैं। फिर बाद में पता चलता है मैंने ये क्या किया, क्योंकि वो आपने क्रिया समझी नहीं है ना। क्योंकि आपने क्रिया समझी होती तो ये बात किया ना होता, है ना। पहले सप्ताह में कतई नहीं करनी है। हालांकि यहाँ पर निषेचन की क्रिया तो यहाँ पर प्रेगनेंसी की क्रिया तो नहीं होगी, लेकिन चिड़चिड़ापन मानसिक संतुलन यहाँ पर खराब होने की संभावनाएं
ज्यादा बढ़ जाती हैं। शारीरिक गतिविधियां आपकी खराब होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इस पे ध्यान देना कि कहते हैं ना यार, जब आपसे शादी हुई थी तब तो आप इतने गुस्से वाली तो नहीं थी, अब कैसे गुस्से वाली हो गई? तब तुमने दांत चियार कर समझा ही नहीं था, जब पढ़ने की बात थी तो वहां दांत चियार रहे थे, तो समझे तो थे ही नहीं, तो कहां से समझ में आएगी? है ना? तो इस बात को हमेशा जानते रहना, पहले सप्ताह में नो फर्टिलाइजेशन। इफ यू वांट टू योर वाइफ prepare very well in health, so you does not do fertilization in first week after period, clear है ना? so अब मैंने इससे पहले बता दिया कि 13 बार होना जरूरी है ना? पीरियड का 13 बार आना जरूरी है भैया, 13 बार। फिर अब हाँ, एक बात जान लो, पक्षी में अंडाशय की संख्या, कई बार कोई पूछ ले तो पक्षियों में अंडाशय की संख्या केवल एक ही होती है और जानवरों में 2 होती है, जैसे हम सब जानवर ही हैं। समझ गए? इतनी बात यहां तक समझ गए? यहां तक कोई नहीं। अब इसके बाद एक एक मुख्य जनन अंग को जैसे है, अब इन दोनों को तो नहीं बताना है ना? जैसे वाह जनन अंग जो एग्जाम बोर्ड में आ जाती है उसको लिखवा दूंगा, इसको खूब अच्छी तरीके से समझ जाओ। फिर इसके बाद अब आइए देखते हैं भ्रूण विकास का। अब निषेचन तक क्रिया समझ गए हो, इसके अंदर और कुछ बातें हैं जो बता दूंगा। ये डीपली थोड़ा ये हल्के में समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अब ये भ्रूण का विकास और विशेष बातें, इसको ध्यान से समझ लो, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे? जैसे पहले सप्ताह जब प्रेगनेंसी धारण हो गई, ध्यान से समझना, जब पहले सप्ताह मतलब प्रेगनेंसी धारण हो गई, अब 6 सप्ताह बाद, कितने? 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने बाद अब बच्चे का हृदय बनेगा, है ना? हृदय बनेगा। अब सबसे पहला अंग, अगर माता के गर्भ में कुछ बन रहा है, अगर कुछ बन रहा है तो क्या बनेगा? हृदय बनेगा। ध्यान से समझना, यही जब हृदय बनता है ना, तो जैसे हृदय बनेगा और धक करेगा ना, हृदय धड़कता है ना, और जैसे धड़क ऐसे करता है, धड़केगा, और माता फिर क्या उल्टी करने लगती है ना? फिर वही उल्टी होती है, फिर आपके दादा दादी फिर कहते हैं अरे बाबू, है ना? फिर वो समझते हैं। तो मतलब इसका रीजन समझो, सबसे पहले गर्भधारण में हार्ट बनता है ना? हार्ट यानी हृदय बनता है। हृदय जैसे पहली बार धड़का, वैसे ही खाना बाहर भड़का, है ना? समझ गए ना इसको पूरी तरीके से? तो यानी गर्भ में सबसे पहले हार्ट बनता है। तो ये 1.5 महीने। अच्छा हाँ, इसका ये पहला अंग भी होता है। अब ये अंग ध्यान देना, ये सीजी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को बढ़ाता है, ये हार्मोन्स को बढ़ाता है। फिर अच्छा, यहाँ पर थोड़ा यह सीजी जब बढ़ जाती है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा कमजोरीपन हो जाना, और यहाँ पर थोड़ा बहुत विशेष ध्यान देने योग्य होता है। जब ये पहले सप्ताह में यहाँ पर जो भी रहे, डॉक्टर से अपने जरूर सलाह ले लें कि अब हार्ट बन चुकी है, पलटी हो चुकी है, तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बढ़ना हो जाता है, कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देना इसको। और जो भी हो, अगर पलटी करी है, उनके पलटी होने की, उल्टी होने की संभावनाएं हो रही है, तो उनसे कह देना कि तुरंत जाकर अपनी आशा या डॉक्टर से सलाह ले, यहाँ पर समस्याएं बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं, ध्यान देना। फिर इसके बाद इसमें लिंग का निर्माण। अच्छा, लिंग का निर्माण फिर कब होता है? तीसरे महीने से फिर लिंग का निर्माण होना चालू हो जाता है। 1.5 महीने पे हार्ट बना, फिर उसके बाद और अंग बन रहे हैं, अब लिंग का निर्माण तीसरे महीने से चालू हो जाएगा। यानी तीसरे महीने जब हम भ्रूण की जांच कराते हैं, तो उसी को हम कहते हैं, उसी जांच को, कि ये लड़का है कि लड़की, बिट्टा है कि बिट्टी, है ना? यही हम समझते हैं, है ना? 3 महीने के बाद, 3 महीने के पहले नहीं होगा ये। समझ गया इस बात को? फिर इसके बाद मैंने प्लेसेंटा के माध्यम से पहले समझा ही दिया था, प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे के नाल जो जुड़ी होती है, उसी से रास्ते से खाना जाती है ना? देखिए, जब बच्चा बाहर आता है, जब जनन होता है, तो नाल पहले काटी जाती है ना? तो इसको ध्यान से समझना, है ना? तो गर्भनाल यानी
गर्भनाल यानी प्लेसेंटा, ये बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है, जो भोजन सीधा बच्चे के पेट में जाता है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, वो जो बच्चा पन्नी में जिस रहता है, उस पन्नी का नाम भी कोई जानता है? क्या नाम होता है? एमनियोटिक सैक। उस पन्नी का नाम क्या होता है? एमनियोटिक सैक। अब एमनियोटिक सैक जो होती है, यही जब भ्रूण जांच जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, अब एमनियोटिक सैक को पार करके जाने वाला एक अलग मशीन होती है, उसी मशीन को जांच करने वाले को अल्ट्रासाउंड कहते हैं, है ना। एमनियोटिक पन्नी ये जलेबी वाली पन्नी नहीं होती, अब भगवान की बनाई हुई बहुत तगड़ी पन्नी होती है। ध्यान देना, ये समय से पहले नहीं फटने वाली, है ना, ये ध्यान देना इस बात को। तो ये एमनियोटिक सैक ये पन्नी होती है जिस पर बच्चा बना रहता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद, अच्छा, अब इतना समझ गए। इसके बाद हम समझते हैं जुड़वा बच्चे का बनना। अब जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? देखो, जुड़वा, अब ये कंडीशन ऐसे होती है, जैसे फर्टिलाइजेशन को समझ गए, स्पर्म जाकर अंडाणु से मिले तो क्या होता है? निषेचन की क्रिया, यानी प्रेगनेंसी की हालत हो जाएगी, है ना, इस समय पे। अब जुड़वा बच्चे का बनना, यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह दिमाग में रखो। जब एक स्पर्म यानी एक अरे स्पर्म का और का भाषम कहा थी? अंडा और शुक्राणु। जब एक शुक्राणु एक अंडाणु से जाकर मिलते हैं तो जाइगोट बनता है ना, तो युग्मक बनते हैं। अब युग्मक बनने के बाद, अगर युग्मक बन गए हैं, अब दोनों युग्मक बनने के बाद टूट गए, जब टूट गए तो वही दो बच्चे होते हैं। देखो, शुक्राणु अंडाणु ये जाकर मिल गए, मिलने से युग्मक बनेगा ना, युग्मक बनेगा। अब युग्मक बनने के यानी जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद अब जैसे बने वैसे टूट के अलग हो गए, अलग हो गए तो यही अब जुड़वा बच्चे होंगे। अब जुड़वा बच्चे होंगे तो अब जुड़वा, अब इसमें एक बात ध्यान देना, जुड़वा तो बच्चे हुए, लेकिन या तो इस कंडीशन में या तो बेटवा होगा या तो बिटिया होगी, या तो जुड़वा बेटवा होगा या तो जुड़वा बिटिया होंगी, और दोनों की शक्ल सेम होगी, दोनों की शक्ल सेम होगी, है ना। कल्लू होगा तो कल्लू होगा, गोरा होगा तो गोलू होगा, है ना, समझ गए। दोनों सेम सेम शक्ल के होंगे, है ना। और जब जब दो अंडाणु, दो शुक्राणु दो अंडाणु से जाकर मिल जाते हैं तो वहां पर भी जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन यहां पर लिंग अलग भी हो सकते हैं और गोलू और कल्लू भी हो सकते हैं। समझ गए इस बात को, है ना। जुड़वा दो कंडीशन के हुए, इसको पूरी तरह से समझ गए, है ना, पूरी तरीके से ना। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? देखो, कई कंडीशन ऐसी होती है, वैसे कंडीशन हमारे यहाँ गांव समाज में ये तो नहीं होती टेस्ट ट्यूब, लेकिन कुछ परख नली शिशु जो होते हैं कि जैसे क्रॉस कराना, समझे हो ना, कि गाय भैंस को क्रॉस कराया गया तो उसको एक नाइट्रोजन युक्त में उसको रखा जाता है। ये 3 महीने का समथिंग इसका समय काल होता है कि स्पर्म इतने समय तक नहीं खराब होगा, तो उसका जब स्पर्म जाकर अंडाणु से मिला दिया जाता है, क्योंकि उसके टेस्ट माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से या कैसे भी करके मार्ग से पहुंचा दिया जाता है, तब इसी प्रक्रिया से फिर जनन बनना चालू हो जाता है ना। अच्छा, ये काम मानव में कैसे होता है? मानव में ये जैसे विदेश के किताबों में नहीं, कुछ कहा सुनी बात सुनने को आई है कि जैसे जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, जैसे फिल्मी वाले, तो ये अपना अंडाणु शुक्राणु लेकर फिर ये किसी दूसरी महिला को दे देते हैं, तो वो अपना बच्चा किसी दूसरे के गर्भ में धारण करना, यही टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। अपना शुक्राणु और अंडाणु दूसरे के उसमें दे देना, यही टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। समझ गए इस बात को? यहां तक पूरी कॉन्सेप्ट को समझ गए? हाँ, इसको समझ गया तो एक एक करके फिर हम इसका एक एक मुख्य जननांग ग्लैंड सबको फिर एक एक लिख के आपका नोट्स दे दें। वैसे अब नोट्स देने की संभावना है तो वैसे आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दूंगा और बढ़िया बताऊंगा। और हाँ, अगर वीडियो को देखने में मजा आ रही हो ना, तो यार अपने दोस्तों तक शेयर करके थोड़े हमारे हौसले को बुलंद कर दो।
मजा आ जाए। फिर इसी तरह और जोशीले तरीके से और मजेदार तरीके से आपको हर एक हेडिंग पढ़ाता रहूं, समझाता रहूं कि अब की बार सभी का होगा न 95 पार। अब की बार 95 के नीचे कोई रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना। जय हिंद।